एक सुदूर गांव की माटी में चाचा और भतीजे की एक जोड़ी साथ रहा करती थी। चाचा का नाम किशोर था और उनके प्रिय भतीजे का नाम राहुल। इस विशाल संसार में उन दोनों का एक दूसरे के सिवाय कोई और सहारा न था। वे दोनों प्रतिदिन नियम से गांव के एक प्रतिष्ठित जमींदार के यहाँ कठिन परिश्रम करने जाया करते थे। भोर से लेकर सांझ तक की कड़ी मेहनत के पश्चात जो भी अल्प आय प्राप्त होती, उसी से उनका जीवनयापन चलता था। उनका जीवन सादगी, संघर्ष और आपसी प्रेम की एक अनूठी मिसाल था। राहुल, ओ राहुल, सुनता नहीं है क्या? लगता है बिल्कुल घोड़े बेचकर सोया है। सूरज सिर पर आ गया है, जल्दी उठ, हमें काम पर भी निकलना है। अरे चाचा, क्या है? क्यों हर रोज सुबह सुबह डांटते ही रहते हो? थोड़ा और सोने दो न। अरे, चाय बन चुकी है, अब जल्दी से उठ, रसोई में जा, चाय पी और फटाफट तैयार हो जा। अगर आज जरा भी देरी हुई तो तुझे पता ही है कि जमींदार का व्यवहार कितना खराब है। वो फिर से तुझ पर चिल्लाना शुरू कर देगा और मैं नहीं चाहता कि उसकी बातें तुझे सुननी पड़ें। चाचा, सच कहूँ तो मैं अब इस जिंदगी से पूरी तरह थक चुका हूँ। रोज रोज उस जमींदार की कड़वी बातें सुनना और इस बदहाली में अपनी जिंदगी काटना अब मुझसे और नहीं होता। पता नहीं भगवान हमें किस जन्म की सजा दे रहे हैं। क्या हमारी पूरी उम्र इसी फटेहाली और जिल्लत में गुजर जाएगी? भतीजे, अब इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। ऊपर वाले ने हमें जो जीवन दिया है, हमें उसे वैसे ही स्वीकार करना होगा और उसी में संतोष करना होगा। केवल ईश्वर को कोसने या उन्हें याद करने से कुछ नहीं बदलता। शायद पिछले जन्मों में हमारे ही कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिनकी वजह से आज हमें यह कठिन जीवन जीना पड़ रहा है। अब तो बस कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है। अरे चाचा, ऐसे क्या बुरे कर्म कर दिए हमने? हमने तो कभी अनजाने में एक चींटी तक को नहीं मारा। लोगों को देखो, उनके पास अपने पूर्वजों की कितनी धन दौलत और जमीन जायदाद होती है, और एक आप थे जिन्होंने वो भी नहीं छोड़ी। जो कुछ भी हमारे पास था, आपने वो सब बेच दिया, वरना आज हम भी अपनी जमीन पर शान से काम कर रहे होते, न कि इस जमींदार की गालियां सुन रहे होते। देख भतीजे, अब इन पुरानी और व्यर्थ की बातों का कोई अर्थ नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर चर्चा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर यही है कि तू अब अपनी ये बकवास बंद कर, चुपचाप अपनी चाय पी और काम के लिए निकल जा। हमारे पास बेकार की बातें करने का समय नहीं है। हाँ, अब आपने हमारे बोलने के लिए कोई रास्ता या चेहरा छोड़ा ही कहा है। जब सब कुछ खो ही दिया है, तो अब बहस करने का क्या ही फायदा? ठीक है, आप चलिए, मैं बस ये चाय पीकर आता हूँ। राहुल भारी मन से चाय पीता है और तैयार होकर काम के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह खेत पर पहुंचता है, जमींदार का गुस्सा सातवें आसमान पर था। राहुल के कदम अभी खेत की मेड़ पर पड़े ही थे कि जमींदार उस पर बरस पड़ा। राहुल, मैं तेरी इस तानाशाही से अब पूरी तरह पक चुका हूँ। तू अपनी मनमर्जी का मालिक बन बैठा है, जब जी चाहा चले आए। पैसे मांगते वक्त तो तू घड़ी की सुई से भी तेज भागता है, पर काम के वक्त तेरी ये सुस्ती। मैं तेरी इन हरकतों से तंग आ चुका हूँ। देख, अपनी आंखें खोल कर देख, ये बाकी मजदूर कब के आ चुके हैं और काम में जुटे हुए हैं, और तू अब अपनी शक्ल दिखा रहा है। मुझे तेरे जैसे कामचोर मजदूरों की कोई जरूरत नहीं है। अपनी राह पकड़ और अभी के अभी अपने घर जा। जमींदार साहब, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया, तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? हमारे घर में तो राशन लाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। और साहब, आपने तो अभी तक पिछला मेहनताना भी नहीं दिया है। अगर आज काम नहीं मिला, तो हमारे घर का चूल्हा तक नहीं जलेगा। मुझ पर रहम कीजिए साहब, मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। देख भाई, अब मुझ में न तो तुम लोगों से लड़ने की हिम्मत बची है और न ही फालतू की बहस करने का शौक। मैंने जो कहना था, कह दिया। अब अपनी ये दुहाई और रोना धोना कहीं और जाकर सुना। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। चुपचाप अपनी राह पकड़ और यहाँ से चलता बन। मेरे पास तेरे लिए एक पल का भी वक्त नहीं है।
ये क्या कह रहे हैं सेठ जी आप? माना कि मुझसे आज देरी हो गई, लेकिन अगर आप मुझे काम पर नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी है। पर साहब, कम से कम मेरी पुरानी तनख्वाह तो दे दीजिए। वो तो मेरी मेहनत की कमाई है। आखिर मैं अपने घर खाली हाथ कैसे जाऊंगा? ज्यादा होशियार मत बन। चुपचाप यहां से चला जा, नहीं तो अभी धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। मुझे और परेशान मत कर। समझ में नहीं आ रहा क्या? अपनी ये कंगाली कहीं और ले जाकर रो। अब एक पल भी यहां दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जा मेरे खेत से, अभी के अभी बाहर निकल। जमींदार की कड़वी बातें राहुल के कलेजे को छलनी कर गई थीं। बेबसी ऐसी थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। वह अपमान का घूंट पीकर नीची नजरों के साथ चुपचाप वहां से चला गया। राहुल के जाने के कुछ ही देर बाद वहां उसके चाचा किशोर का आगमन होता है। सेठ जी, राम राम। वो राहुल यहां से इतनी जल्दी कहाँ चला गया? रास्ते में मुझे दिखा तो था, पर उसकी आंखों में आंसू थे और उसने मेरी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया। क्या हुआ सेठ जी? क्या उसने फिर से कोई गलती कर दी? आओ महाशय, आइए। हम तो यहाँ पलके बिछाकर आप ही का स्वागत करने के लिए खड़े थे। बड़े नवाब हो तुम दोनों चाचा भतीजे। जब मन चाहा खेत पर चले आए और अब पूछ रहे हो कि उसने गलती क्या कर दी। अब तू भी कान खोलकर सुन ले। मैंने तुम दोनों के आराम का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब सुकून से अपने घर पर घोड़े बेचकर सोना और मजे से वहां काम पर जाना जहां तुम्हारा मन करे। मैं तुम दोनों की इन हरकतों से थक चुका हूं। उसे तो मैंने धक्के मारकर निकाल दिया है, बस तेरा ही इंतजार था। यहां निगाहे गराए बैठा था कि तू आए और मैं हिसाब चुकता करूं। जा, आज से तुझे भी इस खेत की मेर पर चरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों का खेल आज से खत्म। नहीं जमींदार साहब, अनर्थ मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने हमें काम से निकाल दिया तो हम जीते जी मर जाएंगे साहब। हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। अगर आप हमें यहां से हटा देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारे घर में दाने दाने की किल्लत है। भतीजे की नादानी के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, पर हमें इस तरह सड़क पर मत छोड़िए साहब। हम पर रहम कीजिए। देख भाई, अब मुझ में न तो तुम लोगों से लड़ने की हिम्मत बची है और न ही फालतू की बहस करने का शौक। मैंने जो कहना था कह दिया। अब अपनी ये दुहाई और रोना धोना कहीं और जाकर सुना। यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। चुपचाप अपनी राह पकड़ और यहां से चलता बन। मेरे पास तेरे लिए एक पल का भी वक्त नहीं है। जमींदार के पत्थर दिल पर किशोर की गिड़गिड़ाहट का कोई असर नहीं हुआ। किशोर समझ गया था कि अब मिन्नतें करने का कोई फायदा नहीं है। अपमान और भूख के डर ने उसकी जुबान पर ताला जड़ दिया था। वह जमींदार के सामने एक शब्द भी न बोल पाया और सिर झुकाकर चुपचाप वहां से चल दिया। चाचा, अब हम क्या करेंगे? काम भी गया, पिछला पैसा भी नहीं मिला और घर में कल के लिए एक दाना तक नहीं है। क्या अब हम इसी तरह भूखे मर जाएंगे? कोई तो रास्ता होगा चाचा। अब हमारा क्या होगा? कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत मत हार। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी ऊपर वाले का एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आज हमारा वक्त खराब है, पर हमारी मेहनत और नीयत नहीं। विश्वास रख, भगवान कोई दूसरा रास्ता जरूर निकालेंगे। हम फिर से शुरुआत करेंगे, बस तू अपना मन छोटा मत कर। अभी तो वे अपने भविष्य की चिंता में डूबे ही थे कि अचानक प्रकृति ने अपना भयानक रूप दिखा दिया। गांव की शांत नदी उफान पर थी। बांध टूट चुका था और देखते ही देखते तबाही का शोर पूरे गांव में गूंज उठा। बाढ़ आ गई थी। राहुल जल्दी उठ बेटा। देख, चारों तरफ पानी भर रहा है, शोर मच रहा है, बांध टूट गया है। अब यहां रुकना मौत को गले लगाना है। सब कुछ छोड़ और भाग यहां से। पर चाचा, घर का सामान और हमारा राशन। सामान की चिंता छोड़ राहुल, जान बची तो लाखों पाए। भाग, ऊंचाई की तरफ भाग। दोनों चाचा भतीजे अंधेरे और उफनते पानी के बीच अपनी जान बचाने के लिए गांव से बाहर की ओर भागने लगे। पीछे छूट रहा था उनका घर,
जमींदार के खेत और वह अपमान, सब कुछ पानी में डूब रहा था। देखा चाचा, भगवान की रचना भी कितनी अजीब है। आज अगर हम उस जमींदार के खेत पर काम कर रहे होते या उस नीची बस्ती वाले घर में सो रहे होते, तो शायद आज हमारी चिता तक न सज पाती। पानी का वो सैलाब सब कुछ बहा ले गया। आज आपकी उस बात ने और आपकी फुर्ती ने हमें बचा लिया चाचा। अगर आप सही समय पर मुझे लेकर वहां से न भागते, तो आज हम भी उसी मलबे में दबे होते। आज आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने कहा था न कि उस ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका हर फैसला किसी न किसी भले के लिए ही होता है। शायद उस जमींदार का अपमान और हमारा काम से निकाला जाना भी उसी का एक इशारा था। अगर आज हम उस खेत के लालच में वही रुके रहते, तो शायद आज ये सूरज देखने के लिए हम जिंदा न होते। भगवान जो भी करता है, अच्छे के लिए ही करता है। अब हमें पुरानी बातें भूलकर इस नई जिंदगी का स्वागत करना चाहिए। काफी खोजबीन और भटकने के बाद आखिरकार उन्हें एक ठिकाना मिल ही गया, और उन दोनों ने मिलकर तिनके तिनके से अपनी एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर ली। देखो राहुल, हमने रहने का इंतजाम तो कर लिया है, लेकिन अब हमें खाने की भी व्यवस्था करनी होगी। हमारे पास थोड़े पैसे बचे हैं। चलो बाजार चलकर कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। फिर वे दोनों अपने खाने पीने का इंतजाम करने के लिए बाजार की तरफ चल देते हैं। अरे भैया, मुझे थोड़ा राशन चाहिए था। आजकल राशन का क्या भाव चल रहा है? लगता है तुम दोनों इस गांव में नए आए हो। हाँ भाई, हमारे गांव में भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से हमारा पूरा गांव बर्बाद हो गया। सब कुछ उजड़ गया, इसीलिए हमें मजबूरन इस गांव में आना पड़ा। तभी मैं सोचूं, हमारे यहाँ जरूरतमंदों से सामान का पैसा नहीं लिया जाता। हमारे गांव की ये रीत है कि यहाँ सब सामान मुफ्त है। तुम्हें जो चाहिए और जितना चाहिए बेझिझक ले सकते हो। लेकिन भाई, ऐसा क्यों? आप सभी लोगों को फ्री में सामान क्यों देते हैं? भला कोई अपना कारोबार ऐसे कैसे चला सकता है? दरअसल हमारे राजा साहब का ये आदेश है कि गांव के सभी लोगों को एक समान देखा जाएगा। यहाँ किसी से भी किसी वस्तु का पैसा नहीं लिया जाता। इसी वजह से इस गांव में किसी भी चीज का कोई मोल नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। फिर तो ठीक है भैया, आप हमें सारा राशन 1-1 किलो के पैकेट में पैक करके दे दीजिए। फिर वे दोनों सारा सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देते हैं। अरे वाह चाचा, यह गांव नहीं बल्कि साक्षात स्वर्ग है। स्वर्ग। यहाँ तो बड़ा मजा आएगा। जब सब कुछ मुफ्त में ही मिल रहा है, तो हमें काम करने की जरूरत ही क्या है। मैं तो अब यही रहूंगा। नहीं बेटा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हमें जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यह राजा मुझे कुछ कम बुद्धि का लग रहा है। जो व्यक्ति अपने राज्य को नहीं संभाल सकता, जिसे इतनी समझ नहीं कि सब कुछ मुफ्त में देने से कितने लोगों का घाटा होगा और कितना खजाना लुट जाएगा, वह भला न्याय क्या करेगा? अगर हम वापस अपने गांव नहीं गए, तो यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हमें अपने गांव लौट जाना चाहिए। नहीं चाचा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपको जाना है, तो आप जा सकते हैं। मैं तो यही रहूंगा और आराम से मजे करूंगा। आप जाइए वापस उसी नरक में, मुझे यही रहने दीजिए। राहुल का चाचा उसे आगे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह अच्छी तरह जान चुका था कि राहुल अभी नासमझी के दौर में है और कुछ भी समझने को तैयार नहीं। इसलिए वह भारी मन से चुपचाप वहां से अकेला ही निकल जाता है। ये चाचा भी ना बिल्कुल पागल है। भला इतने ऐशोआराम को छोड़कर भी कोई जाता है क्या? पता नहीं उन्हें मेहनत करने में क्या मजा आता है।